नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आज के समय में कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां होनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई बहन कई तरह के प्रयोग अपने खेतों में करते हैं और आधुनिक तकनीकों का ज्ञान आज के समय में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृषि जगत से जुड़ी आज कौन सी जानकारियां आपके लिए इस सेगमेंट में लेकर आए हैं, आइए डालते हैं नजर। जब भी मेवों की बात होती है तो अखरोट का नाम अपने विशेष आकार और गुणों के लिए लिया जाता है। बदलती जीवन शैली में मेवों ने हमारे आहार में खास स्थान बना लिया है। सुबह के नाश्ते से रात के भोजन में किसी न किसी रूप में हम अखरोट को शामिल करते जा रहे हैं, क्योंकि अखरोट में कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। बनावट की बात की जाए तो अखरोट का ऊपरी हिस्सा काफी सख्त होता है, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली गिरी काफी नरम और स्वादिष्ट होती है। इसीलिए ये हमारी दिनचर्या में शामिल होता जा रहा है। मौजूदा समय में इसकी बढ़ती मांग ने किसानों का ध्यान इसकी खेती की तरफ आकर्षित किया है। भारत में इसकी खेती की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इसके अलावा अखरोट की खेती विश्व स्तर पर इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में की जाती है। अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्व में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में शामिल है। आइए इसकी खेती के बारे में जानते हैं। अखरोट की खेती के लिए ना तो ज्यादा गर्मी चाहिए, ना ही ज्यादा सर्दी। वैसे अखरोट की खेती के लिए 10 डिग्री से कम तापमान उचित माना जाता है। वहीं लगभग 80 सेंटीमीटर की औसत बारिश पर्याप्त मानी जाती है। किसान या बागवान अपने स्थान और पर्याप्त तापमान के आधार पर उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। अखरोट के प्रकार की बात करें तो आकार के हिसाब से कागजी खोलदार, मध्यम खोलदार, सख्त खोलदार। किस्म के हिसाब से लेक इंग्लिश, ड्रनोवस्की, ऑपक्स कॉल्चरी मुख्य है। इसके बाग तैयार करते समय खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, जिससे खेत में अच्छी तरह धूप लग जाए। उसके बाद रोटावेटर को लगाकर खेत में चला दे। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। फिर खेत में पाटा लगाए, जिससे खेत की भूमि समतल हो जाए। अखरोट के पौधों को खेत में लगाने से पहले गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। भूमि के समतल हो जाने के बाद 5 मीटर की दूरी को रखते हुए कतार को तैयार कर लेना चाहिए। पौधों की रुपाई के लिए सर्दी का मौसम अच्छा माना जाता है, इसलिए इन्हें दिसंबर से मार्च तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा किस्म के आधार पर कुछ किसानों द्वारा उन्हें बारिश के मौसम में लगाया जा सकता है। अखरोट के पौधों को रुपाई की शुरुआत में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं गर्मियों में हफ्ते में एक बार तो सर्दियों के मौसम में महीने में एक बार सिंचाई की जरूरत होती है। लेकिन वयस्क पेड़ को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाना चाहिए। सही देखभाल से इस तरह से उन्नत किस्मों के पौधे 3 से 4 साल में ही फल देने शुरू कर देते हैं। इसके पौधों में जब फलों का ऊपरी छिलका फटने लगे तब तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के बाद इसके फलों को धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। अखरोट का एक पौधा करीब 40 किलो तक उपज दे सकता है। वहीं इसके दाम की बात करें तो बाजार में हमेशा इनका मूल्य अच्छा मिलता है। किसान निर्यात से जुड़कर या सीधे बाजार में पैकिंग के जरिए भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हर बार अपने सेगमेंट में पशुपालन से जुड़ी कुछ बेहद ही खास जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं कि किस तरह से आप आसानी से पशुपालन कर सकते हैं और कैसे उनसे ज़्यादा उत्पादन हासिल करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो आज किस पशु के बारे में देने वाले हैं जानकारी, आइए जाने कार्यक्रम के इस भाग में। भेड़ बेहद साधारण सा पशु है। आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की जीविका में ये अहम भूमिका निभाता है, लेकिन बदलती जीवन शैली में ये पशु कहीं न कहीं अनदेखी का शिकार हो रहा है। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई। भेड़ों की कम होती संख्या चिंता का विषय है, लेकिन विज्ञान इस चिंता को समाधान की ओर ले जाने के प्रयास कर रहा है, जिससे भेड़ में सहायक प्रजनन तकनीकों के इस्तेमाल से प्रजनन में सुधार और उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं पैदा की जा रही हैं। मध्य समकालन व कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों को अपनाकर उन्नत भेड़ें पैदा की जा रही हैं। आइए जानते हैं कृत्रिम गर्भाधान और उसके लाभ के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में नर से प्राकृतिक समागम की जगह मादाओं को प्रजनन नर से लिए गए वीर्य से कराया जाता है। इसमें वीर्य को मादा के गर्भाशय में कृत्रिम तरीके से पहुंचाया जाता है। आमतौर पर इस तरीके को सभी तरह के चौपायों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी नस्ल के नर पशु का उपयोग कर आनुवांशिक सुधार किया जाता है। भेड़ों में सामान्य गर्भाधान में जहां एक मेढ़ा दिन में 2 से 3 भेड़ों को ज्ञाविन कर सकता है, वहीं कृत्रिम में ये संख्या 30 से 40 तक हो सकती है। कृत्रिम गर्भाधान में कम समय में प्रजनन कार्य हो जाता है, जिससे भेड़ों के प्रबंधन में सहायता मिलती है। कृत्रिम गर्भाधान अपनाने वाले पशुपालकों को अधिक मेढ़े रखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में रोगों और बीमारियों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल कृत्रिम गर्भाधान का काफी उपयोग किया जा रहा है। भेड़ों के लिए खासकर मध्य समकालन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या है ये तकनीक, आइए जानते हैं। ये नियंत्रित प्रजनन के लिए एक प्रबंधन तकनीक है, जिसमें सभी मादा पशुओं को एक साथ मद या गर्मी में लाया जाता है। फिर कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अच्छी नस्ल के जर्म प्लाज्म को तेजी से प्रसारित कर नस्ल सुधार किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में इजाफा होता है। अब जान लेते हैं इसके फायदे। इसमें सभी भेड़ें एक साथ मद में आएंगी तो गर्भधारण और मेमनों का जन्म एक ही समय में होगा। इससे साल में जब मांस की सबसे ज्यादा मांग होगी तो समय पर पूर्ति और बाजार मूल्य अच्छा मिल जाएगा। इस तकनीक से पशुपालकों के समय की बचत होती है। मध्य समकालन तकनीक के बाद निर्धारित समय पर कृत्रिम गर्भाधान करवाने पर पशुओं में अलग से मद पहचानने की जरूरत नहीं होती है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तकनीक से मेमने देने के 2 से 3 माह बाद भेड़ों को मद में फिर लाया जा सकता है। इस तरह एक भेड़ से 2 साल में 3 मेमने लिए जा सकते हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल करते समय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, जिससे जोखिम को कम किया जा सके। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतर परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में
पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कपड़ों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। यूं तो खेती किसानी के क्षेत्र में हमारे तमाम किसान भाई बहन कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो खेती के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाना चाहते हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। दिल्ली के रहने वाले मयंक चतुर्वेदी स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोविड काल के दौरान उनकी ये नौकरी छूट गई और फिर वो नई उम्मीद की तलाश में जुट गए। इसी बीच उनकी मुलाकात पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से हुई और उन्होंने मयंक को एक बेहतरीन विकल्प सुझाया, जिसमें वो माइक्रोग्रीन्स को उगाकर लोगों को सेहत भरा आहार देने का सार्थक कदम उठा रहे हैं। केवल 2 दिन के प्रशिक्षण ने उनकी जिंदगी में फिर से हरियाली भर दी है। हालांकि इस व्यवसाय में बाजार तैयार करने के लिए मयंक को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये कहावत तो आपने जब ज़्यादा खर्च करते थे बचपन में तो सबसे सुनी होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मगर थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट आप चाहें और आपके अंदर अगर हुनर आए तो आप पैसे पौधों से उगा सकते हैं। आप जो मेरे पीछे फसल देख रहे हैं, इसको उगाने के लिए आपको कोई अलग से खेत या कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए। आप अपने घर में इसका ऐसे ही रैक बना सकते हैं और आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए। आपकी वाइफ अगर वर्किंग है तो वो भी करते रहें। एक तीसरी नई इनकम बनाने के लिए आप दोनों मिलके अपने घर में इसको कर सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से हीरो मोटोकॉर्प और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, बट फिर कोविड आया और कोविड ने सभी इंडस्ट्रीज़ को बैठा दिया। मगर मैं तलाश रहा था ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि इम्यूनिटी भी बढ़ाए और लोगों को बिजनेस भी दे सस्टेनेबल तौर पे। ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात पूसा के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी से हुई, जिन्होंने मुझे माइक्रोग्रीन्स के बारे में ना सिर्फ फ़ायदे बताए बल्कि साथ के साथ उन्होंने मेरे को उसको एक बिज़नेस मॉडल के रूप में ले चलने के लिए ट्रेन भी किया, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये मेरा वर्टिकल फार्म है जो मैंने अपने रूम के अंदर ही किया हुआ है। इसको करना बहुत इजी है, कोई भी इसे कर सकता है, ये बच्चों का खेल है। अभी आप जैसा देख रहे हैं पीछे मेरे पास कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि मूली है, सरसों है, मटर है, चुकंदर है, स्विस चार्ड है, कॉर्न शूट्स हैं। इन सभी के अंदर ग्रोन अप माइक्रोग्रीन से 4 ग्रोन अप प्रोडक्ट से 4 से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और फ्लेवर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी रिच फ्लेवर के होते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों को पसंद आते हैं, इवन मेरे बच्चे भी मैगी मसाला भूल चुके हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी रिच और काफ़ी टेस्टी फूड खाने को मिल रहा है। जो हमारी हिडन हंगर है वो भी उसका भी इससे सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको उगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, सिर्फ आपको 2 ट्रेस चाहिए होती हैं, जिसमें एक छेद वाली ट्रे हो और एक बिना छेद वाली। उसके अंदर हम लोग कोकोपिट, जो और कुछ नहीं सिर्फ नारियल की भूसी है, उसको एक सॉइल की तरह बिछा के उसके ऊपर हम लोग
सीड्स डाल देते हैं और स्प्रे करते रहते हैं, 2-4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाता है। युवाओं के लिए और तरुणों के लिए भी मैं सलाह देना चाहूँगा। आज की परिस्थिति में भारतीय युवा जब 25 वर्ष का हो जाता है और 25-1 लाख रुपए उस पर एजुकेशन लोन भी चढ़ जाता है, उसके पास कोई स्किल सेट भी प्रॉपर नहीं होते मार्केट से रिलेटेड, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि तरुण अवस्था में ही बच्चों को स्वयं आत्मनिर्भर करने के लिए कृषि प्रधान देश में कृषि को ही प्रमुखता से लेना चाहिए। ह्यूमन मेड चीज़ें प्रकृति का सहयोग नहीं कर रही बल्कि उस पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं। जबकि प्रकृति जो सृजित करती है, अगर हम सिर्फ उसी का अनुसरण करें तो हम ना सिर्फ ऑक्सीजन बनाएंगे बल्कि अच्छे न्यूट्रिशन भी बनाएंगे, जिससे कि हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का, सभी का पूर्ण रूप से विकास होगा। ट्रेनिंग के दौरान जो प्रोत्साहन वगैरह मिला उसके लिए। ओके, ट्रेनिंग के दौरान ना सिर्फ मेरे को ज्ञान मिला डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से, बल्कि साथ ही उन्होंने मुझे वो सारे रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए जिनके द्वारा मैं ये आज संभव कर पाया हूँ। शुरुआती समस्याओं को देखते हुए पहले तो मयंक की पत्नी ने इस काम को करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें इसमें उम्मीद की किरण दिखाई दी तो उन्होंने भी अपने पति का साथ निभाया। आज सारिका घर से अपनी नौकरी भी संभाल रही हैं और माइक्रो ग्रीन्स के पौधों को भी। बिफोर मैरिज मैं बैंक लाइन में थी। मेरा 3 to 5 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है एंड आफ्टर मैरिज काफ़ी सिचुएशंस चेंज होती हैं। तो अभी लास्ट 2 ईयर से मैं रिसर्च लाइन में वर्क कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली वर्क फ्रॉम होम। जो सिचुएशंस आई फिर आगे उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं घर से ही वर्क कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन बड़ी जब हस्बैंड की जॉब में इशू आया, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ ट्रेनिंग लाइन एंड ट्रेनिंग्स में सारी ट्रेनिंग्स ऑफलाइन बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो जॉब में इशू आ गया। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अभी क्या करना है। कुछ नहीं, मेरे पास एक डोर था जो ओपन था मेरे लिए, मैं उसमें लगी हुई थी और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी उस केस में। सेकंड डोर खुला मेरे हस्बैंड के लिए जब एज ए गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिली। हेल्प जस्ट अ काइंड ऑफ, ही वेंट टू पूसा में एकदम से जाना हुआ और वहाँ पर जो ज्ञान सर हैं उनसे वो मिले। बातें ही बातें करते करते पता लगा माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप कैसे इसको कर सकते हैं। बस आपको अपनी विल पावर नहीं छोड़नी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया और करने के बाद मेरे से भी डिस्कशन किया हस्बैंड ने। मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो रही थी, मगर फिर मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप आपका बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्टार्टअप में नहीं लगाना है, आप अपने ही फंड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस बनता जाएगा आप उसमें आगे अपना ग्रोथ करते रहेंगे। तो एक डोर ओपन हुआ जिसके लिए मैं गवर्नमेंट का सही में मन से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए जो सिचुएशंस टफ हुई थी, जो मेरे को लग रहा है आगे वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना वर्क कर रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो वर्क है मैं उसमें पूरा सहयोग देती हूँ। मॉर्निंग में एंड नाइट में जो भी उसमें करना है वो मैं करती हूँ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम मेरे ऑफिस का रहता है। बाकी अभी मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं अपने साथ और भी लेडीज़ को जोड़ना चाहती हूँ, वो मेरे साथ हमारे साथ जुड़ें, अपनी एक इनकम खुद क्रिएट करें। बिकॉज आप जॉब लेने जाएंगे तो जॉब, आपको पता है एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और जो आगे वाला सिचुएशंस टाइम है उसमें और भी ज़्यादा टफ है। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग ने जो स्टार्टअप करा है उसके साथ हमारे संग और भी महिलाएं जुड़ें और वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे वो फिर आगे और महिलाओं को जोड़ें। इससे वो जॉब लेने वाली नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे फिर, और यही हमारा स्कोप है आगे के लिए। उनके उगाए ये माइक्रो ग्रीन्स में मूली, सरसों, चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, मेथी, मटर शामिल हैं। उन्हें वर्टिकल फार्म में कोकोपिट में उगाया जाता है। कम स्थान में ज्यादा पैदावार मिल सके इसके लिए ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेहत से भरे सुपर फूड का बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज उनके ये नन्हे पौधे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में सप्लाई किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोग्रीन्स आर आल्सो नोन एज द अर्ली लीव्स ऑफ अ प्लांट। दे नॉट ओनली एड न्यूट्रिशनल वैल्यू बट आल्सो गिव एस्थेटिक्स टू फूड। इन टुडेज टाइम दे आर वेरी सॉट आफ्टर फूड, बट अगर उसको देखा जाए तो वो एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट ऑफ फूड कॉन्सेप्ट है। Microgreens are very rich in zinc, magnesium and they provide a lot of nutrients in terms of food, क्योंकि ये सबसे early stage of a plant होता है and it is unaltered. And आजकल because of the colors and the availability of microgreens, it is very highly appreciated in today's cuisine. जो microgreens का concept है, even though it is very basic, it is a very new concept in food nowadays.
एंड लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स माइक्रोग्रीन्स बहुत ही अच्छी है क्योंकि इट गिव्स अ लॉट ऑफ कलर टू फूड, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू फूड एंड इट गिव्स अ न्यू टेक्सचर टू फूड। तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड उससे जो फूड है हमारा वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस उद्यमी जोड़े ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है और इससे युवा वर्ग को भी एक राह मिली है जिसमें वो कम समय कम लागत में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेहतर आय ले सकते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन वर्तमान महामारी के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।